सनम अब आके मिटा दो दूरी सनम, चरणों में तेरी खुशियाँ सारी कर दो मैं अर्पण। प्रथम पूज सुरलोक महेश, नमो नटत विकट दुख पाप, पूजत पंडित। इनके लिए मोबाइल डिवाइस से कोई अछूता नहीं है और इस वेब पेज। नमस्कार, मैं दृष्टि रॉय आज मेड़ता के इस पावन धरा पर अपने आप को वापस से पाकर बहुत ही सौभाग्य महसूस करती हूँ। यहाँ पे मैं पिछले 10 सालों से आ रही हूँ। 2 साल पहले भी आई थी। ये मेरा तीसरी बार है यहाँ आना। मेड़ता की नगरी अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। माँ मीरा, जिनका नाम जग प्रसिद्ध है और जो कृष्ण की दीवानी थी, उनके नाम से शायद ही कोई ऐसा होगा जो परिचित नहीं हो। और चूँकि कृष्ण को मैं अपना इष्ट देव मानती हूँ, मेरे आराध्य मानती हूँ, तो मेरे लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस पावन धरा पर दोबारा से अपनी नृत्य प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हूँ। एक तरीके से कहिएगा कि ये नृत्यांजलि है, क्योंकि जो कुछ भी है वो श्री कृष्ण को समर्पित है और माँ मीरा के नाम को समर्पित है। कथक नृत्य वैसे तो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने नटवरी नृत्य के रूप में इसकी संरचना की, इसको बनाया। और जो त्रिभंग है, जो कथक नृत्य का जो एक अंग है, श्री कृष्ण जब मुरली धारण करके खड़े होते हैं तो वो एक त्रिभंग की मुद्रा में खड़े होते हैं, जो कि कथक में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि कथक एक बहुत ही प्राचीन और लोक कलाओं से निकली हुई एक कला है, जिसका अपने आप में कोई कंपैरिजन नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि इसका जो वर्चस्व है वो इतना बड़ा है और इतना विशाल और समृद्ध है कि अनेक कलाएं इसमें समाहित हैं। कथक एक तरीके से रशियन बैलेट के पास भी जाता है। दूसरा फ्लामिंगो डांस जो है उसके अकॉर्डिंग भी ये बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि इसकी जो स्पिनिंग्स है, इसके जो चक्कर है, वो पाश्चात्य जो नृत्य है जैसे कि फ्लामिंगो है या रशियन बैलेट है, उसके स्पिनिंग एक अनुरूप वैसे ही लगते हैं, सेम सिमिलर रूप में लगते हैं। तो कहना चाहिए कि एक सार्वभौमिक कला है, यानी कि सबके लिए बहुत ही इजी एक्सेसिबल है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट है और इसमें जो इसकी जो कलात्मकता है, इसकी जो कहते हैं कि एक टेक्निकल जो नुएंसेस हैं या जो उसकी जो बारीकियां हैं वो थोड़े से जटिल हैं, क्योंकि पुरानी कला है, घरानेदार परंपरा से निकली हुई है, घरानेदार कलाकारों के साथ ही आगे बढ़ती है। तो इसलिए ये थोड़े से मुश्किल होती है इसको ग्रहण करने के लिए। लेकिन जब आप इसमें डूब जाते हैं, जब इसको एक आत्मसात करने लगते हैं, तो इसमें बहुत ही मज़ा आने लगता है। और ये अपने आप में एक बहुत विशाल समुद्र की तरह है। आप जितना इसमें जाएंगे, जितना आप देखेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना ही आपको इसमें आनंद आने लगेगा। कथक की ऐसे तो कई घराने हैं, लेकिन मैंने लखनऊ और जयपुर घराना दोनों सीखा है। घरानों पे अगर हम ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि सभी घराने एक जैसे ही हैं। ये तो ठीक है कि कुछ लोगों ने इसको बांट दिया है, पर मेरा ये मानना है कि कला कभी बांटी नहीं जा सकती। जो रचना मेरी है वो रचना आपकी भी है। उसको किसी बंदिश में रखना या उसको अपने आप तक ही सीमित रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सभी तक पहुंचनी चाहिए और सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। कथक के रंग जो है वो कई तरह के हैं। कुछ इसको वेस्टर्नाइज भी करते हैं, कुछ इसको बैलेट के रूप में लेते हैं, कुछ इसको नृत्य नाटिका के रूप में चलाते हैं, कुछ लोग इसको फ्यूजन म्यूज़िक की तरह लेते हैं। लेकिन जो भी कहिए, ये कला बहुत ही अपने आप में एक अनोखी कला है, क्योंकि इसका जो अंग संचालन है, इसका जो कहते हैं स्पिनिंग्स है, इसके जो राउंड्स है, इसकी जो मुद्राएं हैं, वो बहुत ही आम है। जैसे आम मतलब कि हम खाना खा रहे हैं तो ये अल्पद्म हो गया।
और अगर मैंने टीका लगाया, हम आम दिनों में टीका ऐसे ही लगाते हैं, तो ये एक तरीके से त्रिपताका हो गई। या हमने बहुत अच्छा कहा तो ये एक तरीके से शिखर मुद्रा हो गई। तो ये इतनी जनमानस में रची बसी कला है कि हम इसको अपने आप से नकार ही नहीं सकते। हम तो हर दिन कथक ही कर रहे हैं, हम हर दिन मुद्राओं को जीते हैं, लेकिन बात यह है कि हम कभी इसको समझ ही नहीं पाए और ना ही हम लोगों ने कभी इतनी गहनता से इस पे विचार किया कि कला तो हम सब में है और हम कहीं ना कहीं इन सभी को इस बात पे विचार करने की ज़रूरत है कि कलाएं आखिर लुप्त नहीं हो, वो बची रहे। वो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारे देश का गौरव है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय नृत्य कला जो है, वो इतनी समृद्ध और इतनी विशाल है कि आम जनजीवन की भाषा में भी हम मुद्राओं को यूज़ करते हैं या उनका उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में भी। तो खासकर मैं जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आने वाली जो भी पीढ़ी है, जो लोग हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि इसके बेसिक को समझें या इसको थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें कि ये कला कहीं हमसे दूर तो नहीं जा रही। इसको अपने पास वापस से लेके आएँ, इसको उतने ही प्यार से अपने पास सहेजें। क्योंकि अगर मैं खाना भी खा रही हूँ या टीका लगा रही हूँ या कान में पहन रही हूँ या फिर मैं गले का हार पहन रही हूँ या कुछ बांध रही हूँ, तो हर तरीके से मैं मुद्राओं का उपयोग कर रही हूँ या कर रहे हैं। तो चाहे वो पुरुष नृत्य करे चाहे स्त्री नृत्य करे, कला सबके लिए है। कला की कोई धर्म, जाति या मजहब नहीं, कला सबके लिए बराबर है। और अगर कथक नृत्य की बात करें तो इस कला में सभी कुछ है जो हम लोग अपने आप में आस पड़ोस में देख सकते हैं। और ये जो इतनी प्राचीन कला है ये लुप्त ना हो, इसलिए जितने भी नए कलाकार हैं, जो लोग रियाज कर रहे हैं या जो लोग सीख रहे हैं, इसको आनंद से सीखें, इसको अपने में समाहित करके सीखें, ताकि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो इसकी जो परंपरा चली आ रही है वो वैसे ही चलती रहे, वो कभी लुप्त ना हो। और ऐसे ही कथक नृत्य जो है श्री कृष्ण के रूप में पहचाने जाए। या माँ मीरा जिस तरीके से गाती हुई, भजन करती हुई, पूरे गली गलियों में घूमती हुई, श्री कृष्ण का नाम जपती हुई जहाँ जहाँ जाती थी, वो एक तरीके से कथक ही कहलाएगा। क्योंकि कहते हैं कथा कहे सो कथक। जब हम कथा, किसी भी बात की कथा कहते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, किसी की महिमा मंडन करते हैं, तो वो कथा ही है, एक तरीके से कथा का रूप है। तो जब कथा कहे सो कथक है, तो आप देखिए किस तरीके से हमारी संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है, तो कहीं से भी यह अलग नहीं है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ इसको और समझे, इसकी गहराइयों को समझे और निश्चित रूप से ये आपके लिए आनंददायक ही होगी। जब मैं नृत्य सीखना मैंने 4 साल की उम्र से शुरू किया और उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं कभी कलाकार भी बनूंगी, या यूँ कह लीजिए कि मैं प्रोफेशनल कलाकार बनूंगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं। एक तरीके से नृत्य जो है मेरे जीवन का अंग बन गया है। तब के समय में और आज के समय में फ़र्क है। पहला कारण ये कि आजकल सभी लोग शॉर्टकट चाहते हैं, बहुत जल्दी अपना नाम कमाना चाहते हैं। कई मेरे पास ऐसे माता पिता आते हैं जो कहते हैं कि हमें आपके जैसा बनाना है, हम चाहते हैं ये मंच पे कब परफॉर्म करेगी, कब अपनी प्रस्तुति देगी। मेरा ये मानना है आप सीखें, लेकिन इसलिए ना सीखें कि आपको मंच पे प्रस्तुति देनी है। आप इसलिए सीखें कि आपको उस कला को साधना है। और ये एक तरीके से डिवोशन है, डिसिप्लिन है, इसमें नियम है, इसमें कायदे हैं, इसमें कानून है, इसमें बहुत कुछ है जिसके लिए आपको अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ता है। फिर आप जाके कहीं एक अंश भर उस कला का प्राप्त करते हैं या एक अंश भर आप उसको प्रस्तुत कर पाते हैं। तो अगर ये कहना कि मैंने सब कुछ सीख लिया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे समय पे गुरु शिष्य की परंपरा थी। मैंने खुद ने अपने गुरुजी के घर रह के सीखा। पंडित आचार्य अनुपम राय जी, जिनको योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ समय पहले ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा था। अभी गुरुजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके घर पे रह के सीखा। और भी कई गुरुओं के घर पे रह के सीखा। दिल्ली कथक केंद्र की मैं छात्रा रही हूँ, वहाँ सीखा हॉस्टल में रह के। तो एक
प्रक्रिया चलती गई, एक यात्रा मेरी चलती गई। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे परफॉर्म करना है और वो भी मंच पे करना है, ये बात मैंने कभी नहीं सोची। हाँ, हम जब थोड़े बड़े हो गए, जब हम इस लायक हो गए, तो हमारे गुरुओं ने खुद ने ही हमको मंच पे उतारा, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया और धीरे धीरे हम एक एक सीढ़ी करके एक एक पायदान चढ़ते गए। लेकिन आज भी मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैंने आज भी वो सब कुछ नहीं सीखा है, अभी भी सीखना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ है जो अधूरा है मेरे लिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम 2-4 प्रोग्राम करके या 2-4 परफॉर्मेंसेस करके, हम अपनी वीडियोस डाल के या कुछ भी करके हम आर्टिस्ट बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये कहीं से भी उस बात को जस्टिफाई नहीं करता। कलाकार को सिर्फ कलाकार रहना चाहिए। उसको इसका कमर्शलाइजेशन के बारे में अगर नहीं सोचे तो ज़्यादा बेटर है। आपकी कला आपको अपने आप देगी, आप क्या लेंगे उससे, इस बारे में विचार नहीं करें तो ज़्यादा ठीक है। तो जो नई जनरेशन है वो ये सोचती है कि आज शॉर्टकट है, हमने ये कर लिया, अभी 2 परफॉर्मेंसेस कर ली तो हम आर्टिस्ट बन गए। आर्टिस्ट एक बहुत भारी शब्द है। कलाकार मीन्स कला को आकार देने वाला इंसान। कला को जब हम आकार देते हैं, उसका एक रूप बनाते हैं, तब कलाकार बनता है। और उस आकार को देने के लिए आपको उसमें तपाना पड़ता है, अपने संघर्ष को जीतना पड़ता है, अपने उन सब को छोड़ना पड़ता है जो आप समझते हैं कि ये हमारी कला में बाधा डालेगी। तो इसलिए कलाकार शब्द को थोड़ा सोच समझ के उपयोग करें, उसके बारे में सोच समझ के उसकी व्याख्या करें। और दूसरी बात ये, आप जितना रियाज करेंगे, जितना अपनी कला में साधना करेंगे, जितना इस चीज़ को समझेंगे गहराई से, ये आपको बढ़ा के ही देगी, कभी घटा के नहीं देगी।